बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत हाई अलर्ट है इस हवाले से, और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने स्टेटमेंट भी दिया है, ख्वाजा आसिफ ने। आपको पता है, ख्वाजा आसिफ दिफा के नुक्ता नज़र से स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ना कहे। तो पाकिस्तान को इस वक्त ये क्यों कहना पड़ा, और क्यों पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त हाई अलर्ट पे है और भारत की जानिब से हमले का खदशा क्यों बढ़ गया है, इसको जानने के लिए आपको ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और ये सिचुएशन, इसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। एक तो देखें, पाकिस्तान और यूएई के हालात ख़राब हो गए और भारत के यूएई के साथ सबसे शानदार ताल्लुकात हैं दुनिया में। यूएई के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा बाशिंदे जो रहते हैं वो भारत के हैं। यूएई की अपनी आबादी इतनी नहीं है जितनी आबादी वहाँ पे भारतीयों की है, तो अमली तौर पे यूएई के ऊपर भारत का कंट्रोल है। और पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ बिगड़ गए क्योंकि यूएई पाकिस्तान से बार बार पैसे वापस मांग रहा था। देखिए, उन्होंने पाकिस्तान पे बड़ा एहसान किया है, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स, पाकिस्तान की फ़ौज से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं, वो लगातार तज़हीक कर रहे हैं यूएई की कि हमें उनको पैसे वापस देने पड़ रहे हैं, उनके मुँह पर मारो पैसे, कायदे लहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, पता नहीं कभी कुछ, ये यूएई को ताने कस रहे हैं। हालांकि इतने सालों तक उन्होंने ये पैसा, लगभग 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए, पैसे का एक बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के अकाउंट में उन्होंने रखा हुआ था। उनका शुक्रिया अदा करके, उनका एहसान मान के, इज्जत के साथ उन्हें पैसे वापस करने चाहिए थे। लेकिन जब पैसे वापस कर रहे हैं तो बड़ी बदमज़गी के साथ। उसकी वजह है जो बताई जा रही हैं कि यूएई ने पाकिस्तान पे कुछ ऐसा करने के लिए दबाव डाला। मिसाल के तौर पे वो खारजा पॉलिसी को अपने मुताबिक पाकिस्तान की चलाना चाह रहे थे, और हालिया ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग में पाकिस्तान से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो चाहते हैं कि पाकिस्तान प्ले करे। पाकिस्तान ये कर नहीं सकता, पाकिस्तान के अंदर आग लग जाएगी। और पाकिस्तान के जर्नैल ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाएंगे अगर वो इस लड़ाई के अंदर आंखें बंद करके उतर गए। तो अब दुनिया से वादे इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हुए थे, अमेरिका से इतने वादे किए हुए, उनकी आंख के तारे बन गए थे। ये वादे पूरे नहीं कर पा रहे। अभी तक बगराम एयरबेस आसिम मुनीर साहब अमेरिका को लेकर नहीं दे सके। वहां ईरान के साथ जंग भी शुरू हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत है बगराम एयरबेस की, वो मांग भी चुका है, लेकिन आसिम मुनीर साहब अभी तक बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं लेकर दे सके। फिर जो सऊदी अरब के लिए जो वादे किए गए थे, बगैर सोचे समझे वहां पे एक मुआहदा कर लिया, वो मुआहदा भी पूरा नहीं कर सके, यूएई के मेयार पे भी पूरा नहीं उतर सके। हालांकि इन्होंने उनकी बहुत पॉलिश की और यूएई को लगता था जैसे हमारे सबसे ज़्यादा वफादार है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इंडिया को तो ऐसा मौका चाहिए था। इंडिया ने, आपको याद है, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है, उसमें सिर्फ वक्फा आया, और वो इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर से वो हाथ कब उठते हैं जिनके बलबूते पे पाकिस्तान गेम डालता है। चाइना के मामला था आपके सामने, चाइना ने पैसे वापस मांगे, उन्होंने कहा पैसे दो, हमारे ड्यूज क्लियर करो। अब ये जो चाइना ने पैसा मांगा है और जिस तरीके से मांगा है, और बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें इसहाक डार के साथ खड़े होकर जिस तरह चीनी वजीर खारजा बात कर रहे थे, वो नजर आ रहा था कि वो दे आर नॉट हैप्पी। और ये बात अब मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि जो लोग फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, जो सीनियर सहाफी हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी जनरल बाजुआ ये पॉलिसी लेकर आया था कि चीन को हटाओ और अमेरिका को लाओ। जनरल बाजुआ ने इस पॉलिसी पे इमरान खान के दौर में ही काम शुरू कर दिया था। इमरान खान के दौर में भी कुछ वज़रा इस काम के लिए इस्तेमाल हुए, कुछ जानते हुए, कुछ अनजाने में, लेकिन चाइना तब भी नाराज हो गया था। ये बात ठीक है, इमरान खान के दौर में भी वो कुछ हद तक नाराज हो गया था, और जनरल बाजुआ की यह पॉलिसी थी। जनरल आसिम मुनीर ने आने के बाद 100% यकीनी बनाया उस काम को जो बाजुआ के दौर में 70%, 60% हो रहा था। अब चाइना को बच्चा तो नहीं है, वो दुनिया के अंदर सुपर पावर बनने जा रहा है। वो दुनिया का एक बेहतरीन, पूरी दुनिया में तजारत करते हैं, दुनिया की अलग अलग कौमों को मिलते हैं, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है और मामला कहां से चल रहा है। मैं चाइना का एक बड़ा जबरदस्त उनका एक अकाउंट है चीन का, मैं वहां पे एक उनकी एस्टेब्लिशमेंट से करीब समझे वाले चीनी स्ट्रेटेजिक तजियाकार हैं, ये अकाउंट है, और इसकी एक पोस्ट है, उसके ऊपर बड़ा वबेला पाकिस्तान में मचा हुआ है। वो पोस्ट है क्या, जरा पहले आप वो पोस्ट देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। और ये चीनी एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाने वाला अकाउंट है। ये कहता क्या, वो कहता जी पाकिस्तान के बारे में हाल ही में बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं और इनमें ज़्यादातर का ताल्लुक मौजूदा हुकूमत के दिखावे और तवज्जो हासिल करने वाले सफारती अंदाज से है।
जो महज नुमाइशी है और हकीकत से खाली है। नंबर 1, उसने कहा जी अरब ममालिक का पाकिस्तान से अपने वाजिबुल अदा कर्ज़ों की वापसी का मुतालबा करना। वो कर्ज़े जो पहले रोल ओवर हो जाते थे, सच मालूम होता है ये वाज़े तौर पर, और पाकिस्तान की जानिब से उनके साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं पाकिस्तान कर रहा, तो वो मायूस हो गए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा वादे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ और यूएई वगैरह के साथ कर दिए थे, ये उन्होंने बताया। दूसरा कहते हैं कि जहाँ तक पाकिस्तान के चीन से J-35 लड़ाका तैयारे खरीदने का ताल्लुक है, तो ये एक झूठी खबर है। पाकिस्तान के पास ऐसे तैयारे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। इसके अलावा चीन को खदशा है कि पाकिस्तान अमेरिका और तुर्की को खुफिया मालूमात फराहम कर सकता है। मजीद ये कि चीन के नुक्ता नज़र से भारत के पास अभी तक स्टेल्थ फाइटर तैयारे है ही नहीं, लिहाजा पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत भी नहीं है। नंबर 3, पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं उनमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीन ने ज़ामिन के तौर पर काम करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया, और पाक चीन 5 नुकाती मुश्तरका एलामिया महज लफाजी का मजमुआ था। तमाम झूठी खबरों के बावजूद अब तक किसी भी आला अमरीकी या ईरानी अहलकार ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। ये सिर्फ एक वेन्यू बनाकर पेश कर रहे थे, बस इतना ही। यानी वो थोड़े दिन पहले मुतीउल्लाह जान साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान का किरदार इतना ही होगा जैसे शादी में शादी हाल वालों का होता है। ईरान और अमेरिका अगर मुज़ाकरात करते हैं पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं वो भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया। फिर ये चाइनीज़ तजज़ियाकार ये भी बताते हैं कि ये एक अकाउंट है, मैं इसकी शक्ल कोई नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन इसकी अगर आप सारी डिटेल में जाकर देखें तो आपको वही मिलता है जो चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये ऐसा इसके बारे में तासुर है कि ये उनका आदमी है। जैसे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार अकाउंट है, वो काम करते हैं, जो मर्जी करते रहते हैं, गालम गलोच भी करें, कोई उन्हें पूछने वाला भी नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि एक मुस्बत पेशरफ्त ये है कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं। चीन इसकी हौसला अफजाई कर रहा है और ऐसा लगता है कि दोनों फरीक किसी ना किसी मफाहमत पर पहुंच गए हैं। अब ये चाइना ने ज़बरदस्ती करवाया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बिठाकर जंगबंदी करवाई है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान को जहाँ जहाँ जो जो सपोर्ट मिलती थी, वो सपोर्ट अब उस तरह से तो नहीं है। तो इंडिया क्या वाकई इस मौके से फ़ायदा उठाएगा और पाकिस्तान के ऊपर एक हमला करेगा? देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा, इसराइल की ख्वाहिशात पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा, यूएई की ख्वाहिशात पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा, सऊदी अरब की ख्वाहिशात पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा, चाइना को पाकिस्तान से शिकवे और गिले हैं। तो ऐसे में इंडिया को इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा? ये अगर वाकई पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और हाई अलर्ट पे चला गया है और वजीर दिफा जो है इस किस्म के खदशात का इजहार कर रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया में होने वाला है, जिसके नतीजे में इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है, हम ज्यादा तगड़ा जवाब देंगे, वो तो जब वक्त आएगा उसके ऊपर तब बात करेंगे। लेकिन क्या इंडिया अटैक करने वाला है? ये सवाल पूरी शिद्दत से पूछा जा रहा है, मेरे ख्याल में जायज़ पूछा जा रहा है। इसकी वजूहात हैं कि ये सवाल इस वक्त उठाया जाए। दावे किए जाते थे जी दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है, ये भी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान पहले अपने फैसले तो कर ले। ईरान से तेल ले नहीं सकते, पाइपलाइन बिछा नहीं सकते, रशिया से तेल ले नहीं सकते, जो 20 वहां से टैंकर्स निकले हैं आबना हुरमज में से, वो किधर गए ये बता नहीं सकते। वो कहते नहीं 2 हमारे हैं, बाकी पता नहीं किसके हैं। किसके हैं भाई, बताओ तो सही। पाकिस्तानी झंडा लगा के किसको नवाज दिया आपने? पाकिस्तानियों की तो पीठ में चिरा घूम दिया आपने। यहां तो पेट्रोल महंगा कर दिया, बेशुमार महंगा कर दिया। पाकिस्तानियों को क्या मिला? हमारे झंडे लगाकर तेल कौन ले गया? भाई पाकिस्तानी परचम जो है वो पाकिस्तानियों का है ना, मुल्कियत हमारी है। हमारे झंडे लगाकर तेल कौन ले गया और उसमें पाकिस्तान की कौम को क्या मिला और किसने कितना कमीशन खाया? इसका कोई जवाब है किसी के पास? ये सारी चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। बहरहाल अपने फैसले जनाब हम कर नहीं सकते, दुनिया के फैसले करेंगे हम। हमारा बजट तक तो आईएमएफ बना रहा है, खुद तो हम बजट भी नहीं बना पा रहे बदकिस्मती से। पेट्रोल कितना महंगा करना है, बिजली कितनी महंगी करनी है, फैसले तो आईएमएफ करता है। अभी इन्होंने फिर वादा कर लिया आईएमएफ से कि जैसा आपका हुक्म, जब आप कहेंगे हम जनाब आपके लिए अब बिजली भी महंगी कर देंगे। अब ये गैस के और पेट्रोल के बाद बिजली महंगी करने जा रहे हैं, और हालात इन्होंने पाकिस्तान में ये कर दिए हैं कि जो अमीर तबका है, जिनको आसाइशें हैं, जो अलीट क्लास है, उनको 49 खरब 75 अरब का टैक्स इस्तिस्ना दिया गया है 2 सालों में। गरीब आदमी की कमर तोड़ दी इन्होंने, अपने लिए इन्होंने तैयारे ले लिए, इनके अपने प्रोटोकॉल और अय्याशियां खत्म नहीं हो रही, दुनिया के टूर इनके खत्म नहीं हो रहे।
आधा पाकिस्तान जो है गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है, सरमायाकारी पाकिस्तान में आना बंद हो गई है, सियाहत पाकिस्तान के अंदर खत्म होती चली जा रही है, कोई पाकिस्तान पे एतबार करने को तैयार नहीं है। इन्होंने लगभग 50 खरब रुपए का टैक्स का इस्तिस्ना दे दिया कि आप टैक्स ना दें, कोई बात नहीं है। गरीब आदमी को दो ना टैक्स का इस्तिस्ना। अगर सब्सिडी देनी है तो गरीब आदमी को या आम आदमी को आप दें। कस्टम ड्यूटी की मद के अंदर 2 सालों में 1195 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स माफ किया। तवानाई और कानूनी के शोबे में इन्होंने 103 अरब रुपए का टैक्स माफ किया। पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को 43 करोड़ 28 लाख रुपए, तालीमी शोबे को 17 अरब रुपए। ये जनाब पता नहीं कौन कौन से शोबे और इन सबको ये टैक्स माफ करते चले जा रहे हैं। तो आम आदमी को इसमें क्या मिल रहा है? आम आदमी को तो इसमें कुछ भी नहीं मिला। सेल टैक्स की मद में किसान को क्या मिला? किसान की जो अजनास है उनके ऊपर जो आगे जाके बेचते हैं उनको सेल टैक्स की मद के अंदर 457 अरब 92 करोड़ रुपया इन्होंने जनाब माफ कर दिया। ये इनके अल्ले तलल्ले हैं जो ये अशराफिया को नवाज रहे हैं। वो किसान बेचारा अपनी गंदम रख के बैठा होता है, वो खरीदता कोई नहीं है। अभी आएगा ना, बिकने का टाइम आ जाएगा 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा ये किसान के साथ क्या करते हैं, कितना जुल्म करते हैं किसान के साथ। किसान बैठा रहता है हाथ पे हाथ रख के, जबकि माफिया जो है उसको ये माफ कर रहे हैं 50 खरब रुपए का टैक्स। ये जनाब पाकिस्तान की पॉलिसी है। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने अपना सारा कुछ दांव पे लगा दिया। यानी इस वक्त जो लड़ाई चल रही है ना अमेरिका में, जिस तरह उन्होंने अपना आर्मी चीफ हटा दिया है, जिस तरीके से वो जर्नैलों की छुट्टी करा रहे हैं, जिस तरीके से अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा रहे हैं, तो मुकाबला इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के अपने करीबी साथियों और नेतन्याहू की पूरी लॉबी का मुकाबला इस वक्त चल रहा है उन अमरीकियों के साथ जो अमेरिका को सबसे पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, सबसे आगे रखना चाहते हैं। और ये याद रखिएगा, सर्वाइवल की लड़ाई है। सबसे पहले तो आप नेतन्याहू को ले लेना, क्योंकि इन लोगों का सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। नेतन्याहू को पूरी दुनिया में कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी अगर वो ये जंग हार जाता है और मकासद पूरे नहीं कर सकता, तो पूरी दुनिया में नेतन्याहू को कहीं पे भी पनाह नहीं मिलेगी। वो एक जंगी मुजरिम है, उसके साथ बहुत बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप, उसकी सारी एम्पायर, उसने तो अपने बच्चों का भी सोचा हुआ है कि मेरे बच्चे कहां कहां पे क्या क्या करेंगे। वो तो बहुत बड़ी एम्पायर बनाकर बैठा हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या बनेगा? बहुत बुरे हालात हैं। पीट हेग्सेट जो अमरीकी वजीर जंग है, वजीर दिफा है, अब उसके मामलात ये हैं कि अब उसको जंगी मुजरिम करार दिया जा रहा है। उसके बारे में हर तरफ ये बात की जा रही है कि जंगी मुजरिम है और वो अपनी खाल बचाने के लिए अपने जर्नैलों की कुर्बानियां दे रहा है। बहरहाल ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो अपने जर्नैल को हटा सकते हैं, वरना नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जर्नैल बड़े तगड़े होते हैं। पाकिस्तान में तो इतने तगड़े होते हैं कि वजीर आजम को और सदर को ही हटा देते हैं जर्नैल, लेकिन वहां पे वजीर दिफा जर्नैलों को, खास तौर पे आर्मी चीफ को हटा गया। अब यहां तक स्टेटमेंट दे दिया पीट हेग्सेट ने कि अमरीकी फौजी हजरत ईसा के लिए लड़ रहे हैं। ये इसको मजहब का रंग दे दिया कि जनाब लड़ो तो सही, आओ तो सही। मामला ये है कि ये लड़ाई तो देखें इसराइल लड़ रहा है, लेकिन इसको मजहबी लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी इसको यहूदियों की मजहबी लड़ाई बना देते हैं, कभी इसको ईसाइयों की मजहबी लड़ाई बना देते हैं। तो जो ईसाई ममालिक हैं या रहनुमा हैं वो इस लड़ाई से अपने आप को दूर रखते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद कैथोलिक मसीहियों के जो रूहानी पेशवा हैं पॉप लियो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और टका के, जिसको कहते हैं सन्नाटेदार चपेड़ उन्होंने मारी है इस मजहबी जंग के बयानिए पे। उन्होंने कहा जी ऐसी बातें हजरत ईसा का तरीक़ेकार से बिल्कुल हटकर हैं। खुदा ने जिंदगियां तबाह करने की नहीं, उन्हें बनाने की तरगीब दी है, ये पॉप लियो ने कहा। तो इनका कोई बयानिया, कोई सौदा नहीं बिक रहा। हत्ता कि ये पहली मरतबा तारीख में हुआ जिसपे अमेरिका में बड़ा मजाक उड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। रॉयटर्स ने यह खबर जारी की है, अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर, उनका सोशल मीडिया, उनका मीडिया इस पे डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों ले रहा। खबर क्या है? खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान से दरखास्त की कि 48 घंटे की जंगबंदी कर देते हैं। ईरान ने कहा नहीं जी हम नहीं करते। यह तारीख में पहली दफा हो रहा है कि सुपर पावर अमेरिका किसी मुल्क को कह रहा है कि हमारी दरखास्त है कि 48 घंटे के लिए जंगबंदी कर ले मेहरबानी करके। तो ईरान कह रहा है जी हमने जंगबंदी नहीं करनी, हमने मारना है, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे। जंगबंदी होगी तो मुस्तकिल जंगबंदी होगी। उन्होंने वो बताया भी है पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ बातचीत चल रही थी और कुछ बातें की जा रही थी कि ईरानी शायद पाकिस्तान में ईरानी क़यादत आना नहीं चाहती। तो अब्बास इराक़ची ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, अमेरिकन मीडिया गलत खबर दे रहा है, हमें पाकिस्तान आने पर कोई एतराज़ नहीं था, भाई हैं हमारे पाकिस्तानी। प्रॉब्लम यह है कि हम जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा। हम ये कह रहे हैं कि कंक्लूसिव किस्म के जो हमेशा रहने वाले या मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कुछ जंगबंदी के इकदाम हों, ये जंग हमारे ऊपर दोबारा इम्पोज ना की जाए।
देखिए, मैं भी आपको यही बात बता रहा था कि ईरान गारंटियां मांगता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। ईरान वो चीज़ मांगता है जो पाकिस्तान या पाकिस्तान की सरकार कर नहीं पाएगी और उनकी करने की कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये है वो मामला जो सैयद अब्बास अरागची ने बताया कि पाकिस्तान से प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ उन्होंने कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी कभी यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट के नज़दीक कहीं पे कोई रशियन मिसाइल आकर गिरता था या ड्रोन आकर गिरता, पूरी दुनिया ने रोला डाल दिया था, बहुत शोर मचाया था। ये सैयद अब्बास अरागची इसके बारे में ट्वीट करते हुए कहते हैं कि आप सबको याद है कि मगरिब ने कितना शोर मचाया था और कितना रोला डाल दिया था कि जब न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट है यूक्रेन का, उसके करीब आकर कोई धमाका हुआ था। तो इसराइल और अमेरिका लगातार बुशहर प्लांट के नज़दीक हमले कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में 4 हमले यहाँ पे हो चुके हैं। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि IAEA ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि खुदा न खास्ता यहाँ से अगर ताबकारी फैली तो पूरी दुनिया इसका खुमियाजा भुगतेगी। ये हैं मामलात। खुदा न खास्ता अगर अमेरिका ने और इसराइल ने कोई एक मिसाइल भी 19-20 होके जाके सिस्टम के ऊपर लग गया और वहाँ ताबकारी फैल गई तो फिर सारा खित्ता इसको भुगतेगा। नाज़रीन, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया ना कि ईरान की फ़िज़ाई हदूद हमारे कंट्रोल में है, हम जहाँ चाहें उसके ऊपर प्रवास कर सकते हैं, जहाँ चाहें उसके ऊपर जहाँ दिल करे हम जा सकते हैं, उसके फ़ौरन बाद जो है वो अमेरिकी तैयारे एक के बाद एक, एक के बाद दीगरे गिरना शुरू हो गए ईरान के अंदर, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके तैयारे। अब ईरान दावा करता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गिरा दिए हैं, अमेरिका दावा करता है नहीं इतने ज़्यादा नहीं गिराए, लेकिन गिराए ज़रूर है। अमेरिका जो है वो अपना नुकसान तस्लीम करता है, लेकिन ईरान जितनी बड़ी मिकदार में वो नुकसान बता रहा है उतनी बड़ी मिकदार में अमेरिका तस्लीम नहीं करता। तो तैयारे गिरे कौन से हैं मुबैना तौर पर मैं कहूँगा, इसलिए कि अभी टेक्निकली चीज़ें क्लियर नहीं हैं। F-35 के बारे में कहा जाता है, लेकिन अभी क्लैरिटी इसके बारे में नहीं है। ये तैयारा तबाह हुआ है। फिर F-15E स्ट्राइक ईगल तैयारे हैं 4, वो तबाह हो गए हैं। फिर एक A-10 तैयारा है बड़ा कीमती, ये भी तबाह हो गया है। फिर एक एवॉक्स तैयारा है, ये तो बहुत ही महंगा तैयारा था और ये पूरी एयरफोर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको बीच में ही 2 कर दिया ईरान ने मार के, और वो बाकायदा वीडियो भी इसकी जारी की गई। ऐसा एक्यूरेट निशाना, मैं तो हैरान हो रहा था कि ये इतना एक्यूरेट निशाना इतने सैकड़ों मील दूर से मारना बड़ी कमाल टेक्नोलॉजी है ईरान की, या कोई बड़ी ज़बरदस्त उन्हें मदद मिल रही है। जो भी कर रहा है कमाल कर रहा है। इसके अलावा उनके K-135 टैंकर्स जो हैं वो 8 उनके तबाह हो गए हैं, 3 हेलीकॉप्टर हैं और 17 MQ-9 रीपर्स। अब ये आज़ाद ज़राए जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में क्लेम करते हैं, क्योंकि जंग में देखिए क्लेम होता है, सबूत बाद में आते हैं, हक़ाइक़ बाद में सामने आते हैं। पहला जो होता है वो जंग में क्लेम होता है कि जनाब ये क्लेम है, इतने मार दिए गए हैं और इतने को नुकसान पहुंचा है। इस जंग से ना नाज़रीन दुनिया ने कुछ चीज़ें मजीद सीखी हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, पहले पायलट के ऊपर तो आ जाए, वो पायलट नहीं मिल रहा है अभी तक। अमेरिकन ने भी नहीं बताया कि वो अपने पायलट लेके निकल गए हैं और उनको मिले नहीं, उनके हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे डैमेज हो गए, जबकि ईरानी लगातार उन्हें ढूंढ रहे हैं। और कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अमेरिकन का अपने पायलट के साथ रब्ता भी हुआ है और वो पायलट जो है छुपा हुआ है ईरानी सरजमीन के अंदर, तो अमेरिकन उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो बड़ा जदीद है और उसको बड़ी सपोर्ट है सैटेलाइट के ज़रिए से। तो अगर उनका रब्ता है आपस में किसी तरीके से अमेरिकन पायलट का अपनी सरकार के साथ, तो वो कोशिश करेंगे कि उसको छुपा के अभी नहीं तो 1 महीने बाद भी निकालें, तो उसे किसी तरह निकाल के ले जाएं। दूसरी तरफ जो ईरानी हैं अब वो ढूंढ रहे हैं लगातार। ईरान की सरकार ने वहाँ पे इनाम भी मुकर्रर कर दिया, 66,000 अमरीकी डॉलर का इनाम मुकर्रर किया जो आदमी वो पायलट पकड़वाएगा या उसके बारे में बताएगा। अब पायलट की पकड़वाई के लिए एक लड़ाई चल रही है। अमेरिका कोशिश कर रहा है वो पकड़े और अपना पायलट ले जाए यहाँ से। ईरान कोशिश कर रहा है कि कुछ भी करके ये पायलट ईरान के हाथ में आ जाए। अगर ईरान के हाथ में आ जाएगा तो ये ईरान के हाथ में एक बड़ा तुर्क का पत्ता आएगा। तो देखते हैं होता कि अच्छा, दुनिया अपने हथियार में आपको बता रहा था कि वो उनको मॉडिफाई कर रही है। ये जो जंग हुई है ना, देखिए इससे पहले एक जंग हुई थी अजरबैजान में और आर्मीनिया में, उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि टैंकों का किरदार तकरीबन ख़त्म हो गया। ये भी जितने टैंक इसराइल के तबाह कर दिए हैं हिजबुल्लाह ने, वहाँ पे भी आपको पता चल जाना चाहिए। तो टैंक अब उतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं है, अब ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने साबित किया कि बैलिस्टिक मिसाइल हों, आपके पास मिसाइलों की जदीद टेक्नोलॉजी हो जो हवा में रास्ता बदल सके, और आपके पास क्रूज मिसाइल्स हों और ड्रोन्स हों जिनकी मालियत कम हो, तो आप बड़ी से बड़ी सुपर पावर को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। फ्रांस ने अपने हथियारों को तब्दील करना शुरू किया, 2030 तक वो बिल्कुल तब्दील कर देंगे। वो 400% इजाफा कर रहे हैं अपने ड्रोन्स की पैदावार में और 30% इजाफा कर रहे हैं अपने मिसाइलों की पैदावार में।
यानी अब वो एयरफोर्स पे बाकी चीज़ों पे इतनी तवज्जो नहीं देंगे। आपको अगर अपने मुल्क का दिफा करना है, आपके पास ड्रोन और मिसाइल होने चाहिए बस, और एक डिफेंस सिस्टम आपके पास होना चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम, जो ममालिक के पास होता भी है। अब इसके ऊपर काम कर रहा है फ्रांस। बाकी जो यूरोपीय ममालिक हैं या दीगर जो ममालिक हैं दुनिया के, उन्हें भी ये बात समझ आ गई है। पाकिस्तान समेत सारी दुनिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि मिसाइलों का, एयर डिफेंस सिस्टम का और ड्रोन्स का दौर है ये। जो ममालिक जितने ज़्यादा ये बनाएगा वो उतना ज़्यादा कामयाब होगा अगर उसकी लड़ाई होती है तो। नादरीन, इस वक्त अमेरिकी ट्रांसपोर्ट तैयारे बहुत बड़ी तादाद में मिडल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं और ये लगातार उनकी नकलो हरकत देखी जा रही है। ये तैयारे अमेरिकन फ़ौजियों को, अमेरिकन फ़ौजी साजो सामान को लेकर मिडल ईस्ट में पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि लड़ाई ख़त्म होने नहीं जा रही। अगर तो डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग नहीं मिलती, अगर तो नेतन्याहू को फेस सेविंग नहीं मिलती, तो ये दो लोग इस लड़ाई को उस नहज तक ले जाएंगे कि ये खित्ता आग के अंदर जलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे बारूद पहुँचाया जा रहा है, हथियार पहुँचाए जा रहे हैं, अगर ये बारूद जला और ये हथियार चले तो इस पूरे खित्ते में आग लगेगी। और इस वक्त अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर कर देता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, उसके इम्कानात बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने भी कहा, तो ये पूरा खित्ता एक अजीबोगरीब लड़ाई की लपेट में आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।